हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। इस वीडियो में हम 2 हफ्तों को कवर करेंगे, 15 से लेकर 28 जनवरी 2024 तक का एडिशन। देखें क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इन 2 हफ्तों में। इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, उन्हें भी कवर करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण दिवस से। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारत में भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी डेट याद रखिएगा। अब 15 जनवरी क्यों डेट चुनी गई? तो 15 जनवरी को जो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा थे, इन्होंने भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण किया था। तो इसी के उपलक्ष्य में 15 जनवरी को यह दिन मनाया जाता है। अब 15 जनवरी 1949 को इन्होंने ब्रिटिश राज्य के समय से जो भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर थे, जनरल फ्रांसिस रॉबर्ट राय बुचर, तो इनसे इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। और ये जो है पहले भारतीय फील्ड मार्शल बने थे। यहाँ पे शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के लिए के.एम. करियप्पा जी। तो इसी कारण से ये डेट इम्पोर्टेंट है और 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। नेक्स्ट कुछ और इम्पॉर्टेंट अफेयर्स देखते हैं। तो यहाँ पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पास्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 2024 का ये पासपोर्ट इंडेक्स है, हेनले के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और इसमें पहले नंबर पे इस बार 6 देश शामिल हैं। ठीक है, पहले नंबर पे 6 देश शामिल हैं। यहाँ पे है यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन, और जापान और सिंगापुर। तो ये 6 देश जो हैं ये दुनिया के, मतलब यहाँ का जो पासपोर्ट है ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पासपोर्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ का पासपोर्ट माना गया है। तो ये 6 देशों के नाम याद रखना है। अब बात आती है भारत की। तो भारत इस रैंकिंग में रहा है 80 नंबर पे। भारत 80 नंबर पे था। और प्रेजेंट में जो भारतीय हैं ये अपने पासपोर्ट के जरिए मौजूदा समय में 62 गंतव्य पे बिना वीज़ा के जा सकते हैं। वहाँ पे उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक अभ्यास है, भारतीय नौसेना का एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो कि है मिलन। इसका नाम याद रखिएगा, मिलन। और 2024 का है तो मिलन 24। तो मिलन 24 अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। और जो इससे पहले 11वां संस्करण था इसका, ये 2022 में हुआ था। और इस साल ये कौन सा हुआ है? 12वां संस्करण हुआ है। तो यहाँ पे अभ्यास का नाम मिलन 2024 और कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा। ये जो अभ्यास है ये एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। यानी द्विवार्षिक मतलब कि 2 सालों में एक बार होता है। तो देखिए 2022 में होता, अब 2024 में हुआ है। और 4 देश हैं इसमें, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। तो भारत के साथ इन 4 देशों के भागीदारी में अभ्यास शुरू किया गया है। इसके बाद है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने गांधीनगर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया है। इस साल इसके लिए जो थीम रखी गई थी, यानी जो विषय था, ये था गेटवे टू द फ्यूचर। अब यहाँ से क्या याद रखना है? सबसे पहले गांधीनगर में आयोजित हुआ था ये 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। दूसरी चीज़, उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी थीम, विषय गेटवे टू द फ्यूचर। अब इसके बाद मध्य प्रदेश की ओर मूव करते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है, इन्होंने फरवरी 2022 में नई स्टार्टअप नीति जारी की थी। और इसके परिणाम के रूप में राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की जो संख्या है 2 वर्षों में 108% तक बढ़ गई है। और इसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वर्ष 2022 की राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर के रूप में चुना गया है। यहाँ पे लीडर का सम्मान मध्य प्रदेश को दिया गया है। इसका एक और अवार्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके औद्योगिक प्रदूषण की स्वचालित निगरानी के लिए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड है? स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2023 का किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को।
फिर यहाँ पे भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने रघुराम अय्यर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, IOA, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं ये PT उषा हैं और नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुने गए हैं रघुराम अय्यर, तो ये इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अरुणा नायर हैं, अरुणा नायर, तो इन्होंने रेलवे बोर्ड की सचिव का कार्यभार अभी हाल ही में संभाला है, यानी कि अरुणा नायर जो है भारतीय रेलवे बोर्ड की सचिव बन गई हैं। इसके बाद कुवैत के पूर्व विदेश मंत्री हैं शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा, ठीक है, नाम थोड़ा लंबा है लेकिन आपको याद रखना है, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा, तो ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं, नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। फिर यहाँ पे भारतीय नौसेना के युद्धपोत हैं चीता, गुलदार और कुंभीर, ये 3 युद्धपोत हैं। तो लगभग 4 दशकों से यानी कि लगभग 40 साल से ये भारत की सेवा में थे और हाल ही में इन्हें सेवा मुक्त किया गया है। ये 3 युद्धपोत हैं चीता, गुलदार और कुंभीर, इनका नाम आपको यहाँ याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे दुबई में रहने वाली हैं केरल की 13 वर्षीय सुचेता सतीश, तो इन्होंने 140 भाषाओं में गाना गाया है और इसी के लिए इन्हें ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड है? ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड, कौन सा साल का है? 2020 का, इसे सम्मानित किया गया है। और इसी के लिए मतलब कि 140 भाषाओं में इन्होंने गाना गाया है, तो सबसे अधिक भाषाओं में गाना गाने का जो रिकॉर्ड है, इस कारण से इनका नाम गिनीज़ विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यानी इन्हें अवार्ड तो मिला ही है, साथ ही साथ ये एक विश्व रिकॉर्ड भी है, जिनके कारण इनका नाम गिनीज़ विश्व रिकॉर्ड बुक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगिन हैं, तो हाल ही में इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ब्रिटेन में इन्होंने 30 साल से अधिक समय तक अपनी सेवा दी है चिकित्सा क्षेत्र में, डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगिन। तो इनको किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित करने का फैसला किया है। फिर यहाँ पे वर्ष 2024 है, तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2024 को ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, यानी कि इंटरनेशनल कैमलिड्स वर्ष, या इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। तो जो कैमलिड्स हैं ये ऊँट के बच्चों को कहा जाता है। तो 2024 का जो वर्ष है इसे इंटरनेशनल कैमलिड्स ईयर के नाम से जाना जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये घोषणा की गई है। फिर है यहाँ पे वाइस एडमिरल किरण देशमुख। तो वाइस एडमिरल किरण देशमुख इन्होंने मैटेरियल प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। ये मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं और 31 मार्च 1986 में इन्होंने भारतीय नौसेना में ज्वाइनिंग ली थी, अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था और अभी ये मैटेरियल प्रमुख बने हैं। इसके बाद हैं श्री अरविंद पनगड़िया जी, तो 16वें वित्त आयोग के ये चेयरमैन बने हैं। तो केंद्र सरकार ने जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे ये अरविंद पनगड़िया जी। तो हाल ही में इन्हें 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं, तो श्री अरविंद पनगड़िया जी। या क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि अरविंद पनगड़िया जो है ये किस वित्त आयोग के चेयरमैन चुने गए हैं, तो 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बने हैं ये। नेक्स्ट यहाँ पे फेलिक्स सीसेकेदी, ये कॉन्गो के फिर से राष्ट्रपति बने हैं, पहले भी राष्ट्रपति थे फेलिक्स सीसेकेदी। इन्हें एक बार फिर से राष्ट्रपति का इन्होंने चुनाव जीता है और फिर से ये कॉन्गो के राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके बाद है रणधीर जायसवाल, तो वह भारतीय विदेश मंत्रालय के ये प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में हाल ही में इन्होंने पदभार संभाला है, रणधीर जायसवाल, इनका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने यहाँ पे देखिए अरिंदम बागची की जगह ली है। नेक्स्ट है IPS अरुण मोहन जोशी, तो 2006 बैच के ये हैं IPS अरुण मोहन जोशी। 40 की उम्र में इन्होंने अभी IG बने हैं और सबसे कम उम्र के IG बनने का रिकॉर्ड इनके नाम हुआ है, मतलब कि देश के सबसे कम उम्र के IG बन गए हैं IPS अरुण मोहन जोशी। इसके बाद अर्जेंटीना से न्यूज़ है, तो जो ब्रिक्स है, ठीक है, ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, शॉर्ट में ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के सदस्य बनने वाले थे अर्जेंटीना जो है। तो हाल ही में जो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति हैं जेवियर मिलेई,
इन्होंने ये फैसला किया है कि अर्जेंटीना जो है अब ये ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा। फिर यहाँ पे भोपाल से न्यूज़ है, तो भारत मंडपम में अभी आयोजित हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह 2023 का, और फिर से इस बार इंदौर शहर जो है ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है, और इंदौर ने लगातार 7वीं बार, याद रखिएगा, पिछले 7 बार से इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन रहा है, ये अवार्ड जीत रहा है, और इस वर्ष का भी ये अवार्ड जो है इंदौर ने ही जीता है। फिर यहाँ पे जल विज्ञान में नवाचार के लिए मध्य प्रदेश को भारत सरकार का एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड सेरेमनी जो है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जहाँ पे जल विज्ञान में नवाचार के लिए मध्य प्रदेश को ये भारत सरकार का एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। फिर यहाँ पे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024, ठीक है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024, ये जो इवेंट है ये भारत में होने वाला है, और भारत में नई दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, भारत में नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज होगा। तो यहाँ पे आपको सिटी याद रखनी है कि ये इवेंट कहाँ पे होगा। नेक्स्ट यहाँ पे भारत और सऊदी अरब से न्यूज़ है, तो भारत और सऊदी अरब ने जो दोनों देशों के बीच में संबंध है इनको और भी मजबूत करने के लिए हज यात्रियों को सुविधा को प्राथमिकता देते हुए एक द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पे हस्ताक्षर किए हैं। तो पूछ सकता है कि किन देशों के साथ अभी ये भारत ने द्विपक्षीय हज समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत और सऊदी अरब के बीच में ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑस्कर नॉमिनेटेड अभिनेता हैं टॉम विल्किंसन। हाल ही में 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्लॉक हैंडगन के आविष्कारक थे इंजीनियर गैस्टन, ऑस्ट्रेलिया इंजीनियर थे गैस्टन क्लॉक। ठीक है, गैस्टन क्लॉक, इन्हीं के नाम से ग्लॉक हैंडगन को जाना जाता था, उसके आविष्कारक थे ये। तो हाल ही में 94 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। इम्पॉर्टेंट है, आविष्कारक थे, इनका नाम याद रखना है। किस चीज़ के आविष्कारक थे ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं उस्ताद राशिद खान। हाल ही में 55 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। पूछ सकता है कि राशिद खान इनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये शास्त्रीय गायक थे। नेक्स्ट जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी थे फ्रेंज बेकनबाउर। हाल ही में 78 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। अब यहाँ से भी पूछ सकता है कि ये फ्रेंज बेकनबाउर किस खेल से संबंधित थे, तो फुटबॉल से संबंधित थे। या पूछ सकता है किस देश के लिए फुटबॉल खेलते थे, तो जर्मनी के लिए फुटबॉल खेलते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स के समाचार की तरफ। तो अमेरिका की युवा महिला टेनिस खिलाड़ी हैं कोको गॉफ। तो हाल ही में ऑकलैंड क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट हुआ था। अब नाम से पता चल रहा है ऑकलैंड क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट है, तो कहाँ हुआ होगा, ऑकलैंड में। तो इस टूर्नामेंट को कोको गॉफ ने जीता है। इन्होंने फाइनल में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना को हराया है। अब यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं, आप स्पोर्ट्स का जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो खिलाड़ी किस देश के लिए खेलते हैं, किस टीम से संबंधित है, मतलब किस खेल से संबंधित है, ये याद रखना है। टूर्नामेंट अगर आता है तो किस खेल का टूर्नामेंट है, याद रखना है। फिर यहाँ पे बुल्गारिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं ग्रिगोर दिमित्रोव। कहाँ के हैं, बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव। इन्होंने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इन्होंने टूर्नामेंट के पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में डेनमार्क के होल्गर रूने को हराया है। तो किसने जीता है, बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव ने किसे हराया है, डेनमार्क के होल्गर रूने को। फिर यहाँ पे यूनाइटेड कप है। यूनाइटेड कप में यहाँ पे जर्मनी चैंपियन बना है, और पहली बार हुआ है कि जर्मनी ने जीता है ये चैंपियनशिप। तो ओलंपिक चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने शानदार प्रदर्शन किया, और इस कारण से जर्मनी ने इस वर्ष का ये यूनाइटेड कप टूर्नामेंट जीत लिया है। टूर्नामेंट के फाइनल में जर्मनी ने पोलैंड को हराया है। अब यहाँ पे देखिए जो फाइनल का पहला एकल मैच था, ये जर्मनी के एंजेलिक कर्बर और पोलैंड की स्टार खिलाड़ी ईगा स्वितेक के बीच में खेला गया था, जिसमें स्वितेक ने कर्बर को हराया था। और इस साल का ये जो टूर्नामेंट है ये जर्मनी ने जीता है। याद रखिएगा ये जो यूनाइटेड कप है ये किस खेल का टूर्नामेंट है, ये भी टेनिस का
या यूँ कहें लॉन टेनिस का टूर्नामेंट है। 2023 में यानी पिछले वर्ष ये जो यूनाइटेड कप था ये अमेरिका ने जीता था, और अभी तक ये 2 ही बार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया है। पिछली बार अमेरिका ने जीता था और इस बार जर्मनी ने। नेक्स्ट यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से न्यूज़ है। तो ये जो अवार्ड है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है, जो हर साल मतलब हर मंथ के जो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी होते हैं पुरुष और महिलाओं में, उन्हें ये सम्मान दिया जाता है। तो याद रखिएगा दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2023 के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। तो महिला वर्ग में भारत की जो महिला क्रिकेटर हैं दीप्ति शर्मा, इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है दिसंबर 2023 के लिए। और पुरुष वर्ग में ये जो पुरस्कार है ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस को दिया गया है। तो दोनों याद रखना है, पुरुषों में पैट कमिंस और महिलाओं में दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट यहाँ पे एथेंस ओलंपिक 2004 जो हुए थे, 2004 में एथेंस में हुए थे। तो एथेंस ओलंपिक 2004 में रजत पदक विजेता और लंबी दूरी के जाने माने धावक हैं मेव केफले जिगी। तो इनको 19वीं टाटा मुंबई मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे लातविया की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जेलेना ओस्तापेंको टेनिस से संबंधित है। कहाँ के लिए टेनिस खेलती हैं? लातविया के लिए। तो इन्होंने एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट जीता है। इन्होंने महिला एकल वर्ग के फाइनल में रूस की डारिया कासातकीना को हराया है। वहीं अगर पुरुष एकल वर्ग की बात करें तो ये जो खिताब है ये चेक गणराज्य के जीरी लेहक्का ने जीता है। इन्होंने फाइनल में ब्रिटेन के जैक ड्रैपर को हराया। तो महिलाओं में जीती हैं जेलेना ओस्तापेंको लातविया की, और पुरुषों में जीते हैं चेक गणराज्य के जीरी लेहक्का। फिर यहाँ पे फुटबॉल की बात करते हैं तो स्पेन का क्लब है रियल मैड्रिड, इन्होंने स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीता है। फाइनल में इन्होंने बार्सिलोना को 4-1 से हराया और इस वर्ष का स्पेनिश सुपर कप जीता है रियल मैड्रिड ने। फिर यहाँ पे मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है। तो यहाँ पे पुरुष एकल वर्ग का जो खिताब है डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन ने जीता है। इन्होंने फाइनल में चीन के शी युकी को हराया। महिला एकल वर्ग में जो खिताब है दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने जीता है। इन्होंने फाइनल में चीन ताइपे की ताई जुइंग को हराया। अब जो टूर्नामेंट में पुरुष युगल में कैटेगरी में प्रतियोगिता हुई थी, तो पुरुष युगल वर्ग में भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी है, इन्होंने रजत पदक जीता है। तो पुरुषों में जीते हैं एंडर्स एंटोनसन, महिलाओं में जीती हैं आन से यंग, और भारत की तरफ से सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रजत पदक जीता है। इसका न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं टिम साउदी, इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय में अभी हाल ही में 150 विकेट पूरे किए हैं और ऐसा करने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बन गए हैं। यानी विश्व के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले T20 की बात हो रही है, गेंदबाज बन गए हैं न्यूजीलैंड के टिम साउदी। अब आगे मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे खेल के क्वेश्चन हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप किस देश में खेला गया था? तो ये खेला गया था चिली में। नेक्स्ट है इनमें से कौन वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है? तो प्रेजेंट में कप्तान है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में किस महिला खिलाड़ी ने WTA फाइनल्स का खिताब जीता था? तो ये जीता था ईगा स्वितेक ने। नेक्स्ट है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कबड्डी में कौन सा पदक जीता था? तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कबड्डी में जीता था स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है किस देश के नाम वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है? तो ये रिकॉर्ड है इंग्लैंड के नाम। फिर वर्ष 2023 में किस देश ने मार्डेका कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो सबसे पहले देखिए मार्डेका कप किस खेल से संबंधित टूर्नामेंट है? फुटबॉल से। अब 2023 का पूछा है तो 2023 में कौन जीता था? 2023 में जीता था तजिकिस्तान। नेक्स्ट है इनमें से किस खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? तो अभी रिसेंट में हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 में किस गेंदबाज ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे? तो सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे मोहम्मद शमी ने। फिर वर्ष 2022 में किस देश ने डेविस कप टूर्नामेंट जो है इसे जीता था? डेविस कप जो टूर्नामेंट है ये टेनिस का टूर्नामेंट है। तो 2022 में किसने जीता था? 2022 में जीता था कनाडा ने। फिर फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन ये किस टीम के लिए रेसिंग करते हैं?
तो ये रेसिंग करते हैं रेड बुल के लिए। फिर वर्ष 2023 में किस देश ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? तो 2023 में जीती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, इन्होंने फाइनल में भारत को हराया था। फिर इनमें से किस खिलाड़ी ने एशियन गेम्स 2023 में टेनिस में महिला एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये पदक जीता है चेंग किवेन ने। फिर कीनन स्टेडियम, ये भारत के किस शहर में है? तो कीनन स्टेडियम है जमशेदपुर में। फिर ब्रिटेन की एमा राडुकानु, इन्होंने वर्ष 2021 में कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता था? तो ये 2021 में जीती थी यूएस ओपन। फिर अमेरिकी खिलाड़ी मिकाइला शिफरिन, ये किस खेल की खिलाड़ी है, किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं स्कीइंग से। फिर पेत्रा क्वितोवा, इन्होंने कितनी बार विंबलडन ओपन टूर्नामेंट जीता है? तो इन्होंने टोटल 2 बार विंबलडन जीता है। नेक्स्ट इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है एचएस प्रणय ने। फिर ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली महिला खिलाड़ी है कर्णम मल्लेश्वरी। फिर है लियोनेल मेसी, इन्होंने इनमें से किस फुटबॉल क्लब के लिए फुटबॉल नहीं खेला है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस क्लब के लिए इन्होंने नहीं खेला है? तो इन्होंने लिवरपूल के लिए फुटबॉल नहीं खेला है, बाकी के 3 क्लब के लिए खेल चुके हैं। फिर वर्ष 2023 में किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता था? तो 2023 में जीता था एटीके मोहन बगान ने। फिर वर्ष 2025 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप किस देश में खेला जाएगा? 2025 की बात हो रही है, तो किस देश में खेला जाएगा? 2025 में प्रतियोगिता खेली जाएगी अमेरिका में। फिर डोमिनिक थिएम, ये किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये टेनिस खेलते हैं ऑस्ट्रिया के लिए। फिर जागरेब ओपन, ये किस खेल की संबंधित एक प्रतियोगिता है, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है चैंपियनशिप? तो ये संबंधित है कुश्ती से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस भारतीय गेंदबाज ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक ली है? 2 बार हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज है कुलदीप यादव। नेक्स्ट है लियोनेल मेसी ने कितनी बार फुटबॉल में बैलोन d'Or का पुरस्कार जीता है? तो इन्होंने टोटल 8 बार इस पुरस्कार को जीता है और इस वर्ष भी यही जीते हैं लियोनेल मेसी। आगे यहाँ पे पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्यातिलब्ध व्यक्तित्व हैं? तो ये रिलेटेड है पक्षी विशेषज्ञ है ये, ठीक है, पक्षी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सलीम अली। फिर किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्ष से नहीं देखी गई है? तो जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से नहीं देखी गई है तब उस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है। फिर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के लिए संरक्षण एक महत्वपूर्ण रणनीति है? तो यहाँ पे देखिए जो जैव मंडल रिजर्व है ये जैव विविधता के लिए जो उसका संरक्षण किया जाता है उसके लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है जैव मंडल रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान कौन सा है? तो ये है पश्चिमी घाट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति निम्न में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो ये निहित है जीव मंडल नीचे रिजर्व में। फिर जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है इसका प्राकृतिक आवासीय विनाश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे विंध्यन ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। फिर नेक्स्ट है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है असम में। नेक्स्ट है डुगोंग नामक एक समुद्री जीव जो कि अभी विलोपन की कगार पे है, ये है क्या? तो ये एक स्तनधारी समुद्री जीव है। फिर है अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो सबसे ज़्यादा विनाश होता है सितंबर और अक्टूबर के महीने में। नेक्स्ट है जो एसिड रेन है यानी अम्ल वर्षा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कारखानों, ठीक है, जो कारखाने हैं इनके कारण ये एसिड रेन होती है, यहाँ से हानिकारक जो गैसें निकलती हैं उनके कारण।
नेक्स्ट है फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है। ये क्या जलाने से प्राप्त होता है? जो फ्लाई ऐश है ये कोल यानी जो पत्थर के कोयले होते हैं इनको जलाने से प्राप्त होता है। फिर है स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई, यानी कौन सा शहर जो है स्मोक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये है कोलकाता। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। फिर है गैब्सन, ये इकाई, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो गैब्सन का उपयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। फिर है जुगाली यानी कर्ड च्यूइंग, तो जुगाली करने वाले जो पशु हैं इनसे किस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है? तो जो ग्रीन हाउस गैस है जिसका निस्सरण होता है ये है मीथेन। फिर है विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का कितना अधिभाग है, यानी भारत का परसेंटेज कितना है? तो भारत का भाग है इसमें 1% का। नेक्स्ट है किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण जो ब्लैक फुट है, ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है? तो ये आर्सेनिक है, ठीक है। आर्सेनिक से लगातार अगर संपर्क रहता है तो ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट आपको बताना कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है CO, ठीक है। अब CO का मतलब क्या है? तो CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। फिर है फ्रियान का, जिसका प्रयोग प्रशीतक यानी रिफ्रेग्रेंट के द्रव्य के रूप में किया जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? यानी सिंपल ऐसी बात है कि फ्रियान का आपसे केमिकल नेम यानी रासायनिक नेम पूछ रहा है, तो इसका रासायनिक नेम है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। फिर है नाभिकीय विकिरणों द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है? तो सबसे पहले कौन सा अंग प्रभावित होता है? सबसे पहले प्रभावित होता है अस्थि मज्जा। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है, यानी ब्लड कैंसर? तो ये होता है बेंजीन से। नेक्स्ट है अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो अखबार में जो विषैला तत्व पाया जाता है ये है लेड। नेक्स्ट है अधोलिखित में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषण संकेतक कौन है? तो प्रथम श्रेणी का प्रदूषक संकेतक है चूर्ण प्रावार यानी मोल्स्का। अब यहाँ पे हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिसमें कर्म होता है इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया में कितने क्रियापद होते हैं? तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्रियापद होते हैं। नेक्स्ट है पिताजी ने बच्चों को भली भांति समझा दिया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो इसमें क्रिया विशेषण है भली भांति। नेक्स्ट है जहाँ भी रहो खुश रहो, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करने वाला पद कौन सा है? तो यहाँ पे है जहाँ और खुश, ये दोनों। फिर है मैं पुस्तक पढ़ूंगा, पढ़ूंगा क्रिया में पढ़ क्या है? पढ़ूंगा जो है इसमें पूछ रहा है कि पढ़ूंगा क्रिया है, तो पढ़ूंगा क्रिया में पढ़ क्या है? तो पढ़ है धातु। नेक्स्ट है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है। ये 2 क्रियाएं होती है कर्म के आधार पे। फिर अग्नि शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है यहाँ पे? तो मन जो है ये अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है इंद्र शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो निशाचर जो है ये इंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है कनक शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो जो कर्ण है ये कनक का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है गहरी लाल बनियान मत पहनो, इस वाक्य व्याकरण के दृष्टिकोण से क्या है? तो ये एक प्रविशेषण है। फिर लड़कियां गाना गा चुकी हैं, इस वाक्य में कर्म क्या है? इसमें है गा। फिर ईमानदारी से विशेषण क्या बनेगा? ईमानदारी से विशेषण बनेगा ईमानदार। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ, मैं कई विद्वानों से मिला हूँ। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है ये है मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। नेक्स्ट है मधुकर जी दिन भर नहीं रहते, मधुकर जी सदैव घर में नहीं रहते, मधुकर जी अनवरत घर में नहीं रहते, मधुकर जी निरंतर घर नहीं रहते। इसमें क्या शुद्ध है? तो इसमें है मधुकर जी सदैव घर में नहीं रहते। फिर है किस वर्ग के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे राजा, प्रजा और नर, इसमें जो तीनों है ये पर्यायवाची के पेयर नहीं है, बाकी तीनों में पर्यायवाची के पेयर हैं।
फिर अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। फिर वैकल्पिक का विलोम क्या होगा? वैकल्पिक का विलोम होगा अनिवार्य। नेक्स्ट है कौन सा शब्द शशि का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे दिवाकर जो है ये शशि का पर्यायवाची नहीं है। फिर आपको बताना विशेषण किसे कहते हैं? तो जो पद संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। फिर बताना आपको विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। नेक्स्ट आपको बताना पंडित शब्द से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? तो इससे बनेगा पांडित्य। फिर आपको बताना विशेष्य किसे कहा जाता है? तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही होती है उसे विशेष्य कहा जाता है। फिर भूगोल शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा? भूगोल से बनेगा भौगोलिक। लास्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे दशन जो है ये दिन का पर्यायवाची नहीं है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसा ही अगला अंक आए उसकी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस सेशन की जो PDF है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगजीन के PDF मिलेंगे, डेली करंट अफेयर, जॉब अलर्ट्स, वो कैब सब कुछ एक प्लस पे अवेलेबल है, उसे जरूर चेकआउट करिएगा। और चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण यानी PD की भी एनालिसिस अवेलेबल है। फैब की सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ का एक पार्ट आ चुका है, सेकंड आने ही वाला है, तो मेक श्योर उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा प्ले लिस्ट में जाके। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।